नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल RRGK में। मैं हूं अजीत सिंह। चलिए, हम लोग अभी कंटिन्यू क्लास तो चल ही रहा है और पीछे हम लोग कर चुके हैं नागरिकता, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग नागरिकता यानी भाग 2 कर चुके हैं। और भाग 2 के बाद आज हम लोग प्रवेश करेंगे भाग 3 में। तो आज के ये जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा? तो एग्जाम की दृष्टि से भी, नॉलेज की भी दृष्टि से। आप भले ही एग्जाम यदि नहीं पढ़ाई करते हैं तो आपकी नॉलेज होना चाहिए। कौन सा? इस टॉपिक से, मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। दोस्त, इसका मौलिक अधिकार किसको कहते हैं, तो ये जब समझ जाइएगा ना तब आपको पता चलेगा कि क्यों हमको ये बहुत जरूरी है जानना। देखिए, मौलिक अधिकार किसको कहते हैं? तो मौलिक अधिकार एक दिया गया एक जनता में, एक पब्लिक में एक शक्ति है। जो कौन देता है? जो गवर्नमेंट देती है शक्ति। स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने का, अपना काम करने का एक जो शक्ति देती है, ये मौलिक अधिकार से मिलता है। ठीक, ये जो ऐसी शक्ति है जिसे ना कोई पब्लिक छीन सकता है, ना ही कोई सरकार छीन सकती है, ना ही केंद्र लेवल का कोई गवर्नमेंट छीनेगा, ना ही राज्य लेवल का, ना ही कोई पब्लिक, ना माने कोई भी आदमी आपको ये जो शक्ति दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है, वो अधिकार आपको कोई नहीं छीन सकता है। उसको कहते हैं मौलिक अधिकार। किसी को छीनने का हक नहीं है। तो कौन कौन सा अधिकार है भाई, क्या क्या है, कैसे है, पूरी बात आज हम लोग जानेंगे। एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार एक दी हुई अपने आप में शक्ति है, वो जो कि स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने का एक जो पहचान देती है मौलिक अधिकार। और इसके प्रति कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जो आपका अधिकार है ना, उसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। या तो केंद्र सरकार, या तो राज्य सरकार, या पब्लिक, कोई नहीं करेगा। और यदि मान ले करेगा तो करेगा तो आगे बताएंगे। यदि कोई कर दिया ना तो डायरेक्ट जो ये जो टॉपिक है ना, आपको सुप्रीम कोर्ट देने का इजाजत देती है यदि आपको कोई मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करता है। तो वो पूरी बात को जानेंगे, कैसे क्या है, विस्तृत रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद बाई अनुच्छेद तो पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन उसको जानने के पहले हम लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इसकी बेसिक जानकारी कि आखिर मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कहां से हुआ, मौलिक अधिकार आया कहां से, मौलिक अधिकार का जन्म कहां से हुआ, कैसे भारत में आया, कब आया, किसने लाया, पूरा बेसिक जानकारी लेते हैं और जानते हैं। जब एग्जाम होता है तो जो आज बेसिक जानकारी देते हैं, पहले आपको अनुच्छेद से पहले बेसिक में से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। यानी एग्जाम देने जाइएगा ना तो 50% क्वेश्चन जो इसका बेसिक जानकारी जाता है। और जो यूपीएससी लेवल का एग्जाम देने जाइएगा, ग्रेजुएट लेवल, बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस, उसमें आपको आर्टिकल बाई आर्टिकल पूछता है। लेकिन ऐसे में आपको बेसिक से ही ज्यादा आता है, यानी बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लोग चलते हैं क्या है दोस्त। मौलिक अधिकार तो सबसे पहले संवैधानिक बात करते हैं कि आखिर जब संविधान में दिया गया है इसको मौलिक अधिकार, तो वर्णन तो होगा ना मौलिक अधिकार का। तो जी वर्णन है, वर्णन हम इसके बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं भाग का। भाग, तो इसका वर्णन भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद तो 12 से 35। यानी आपसे कोई पूछ दे कि मौलिक अधिकार का वर्णन बताइए कहां किया गया संविधान में, तो बिल्कुल बताइएगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में मौलिक अधिकार का जो वर्णन है किया गया है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार आया कहां से। तो दोस्त, सबसे पहले आपको पहले समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये मौलिक अधिकार कहां से आया, मैं उत्पत्ति बता रहा हूं। तो देखिए, बात ये 1215 के ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के सम्राट थे वो 1215 ईस्वी में एक घोषणा पत्र जारी किए थे। किसके लिए? तो अपने जनता के लिए, पब्लिक के लिए। और उस घोषणा पत्र में जो जनता थी, पब्लिक थी, उन लोगों को कुछ अधिकार दिया गया था विशेष रूप से। उस अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। कहां? ब्रिटेन की मैं बात कर रहा हूं। यानी समझ में आया
ब्रिटेन में वो जो वहां से सम्राट थे तो 1215 ईस्वी में एक घोषणा पत्र जारी किए थे, और उस घोषणा पत्र में जनता के लिए बहुत ही लाभदायक था और जनता के लिए इंपॉर्टेंट था। उनमें एक शक्ति था जनता के लिए, कुछ फायदे के बारे में बताया गया। उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो मतलब वही है, वहां मैग्ना कार्टा के नाम जाना जाता था। लेकिन आगे चल के मौलिक अधिकार कैसे हुआ तो आपको समझाता हूं। यानी इसका मतलब कि आपसे कोई पूछ दे कि विश्व में पूरा सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की शुरुआत कहां हुआ, तो सीधे बताइएगा ब्रिटेन में। यानी विश्व में पूछ दे आपसे, विश्व में मौलिक अधिकार का शुरुआत कहां हुआ, तो ब्रिटेन। कोई पूछ दे कि विश्व में मौलिक अधिकार की शुरुआत कहां हुआ भाई, तो ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में तो हो तो गया, हुआ कब, तो 1215 ईस्वी में। यानी विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार की शुरुआत है वो ब्रिटेन में किया गया। कब हुआ, तो 1215 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया ब्रिटेन में। लेकिन ये ब्रिटेन में शुरुआत हुआ था, लेकिन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कौन से स्टार्टिंग हो गया था। यानी कि इस तरह के जो घोषणा पत्र द्वारा ये स्टार्टिंग तो हो गया था, लेकिन ये पूरी तरह से लिखित रूप से नहीं था। मतलब वहां के परंपरा के अनुसार चल रहा था, लेकिन पूरी लिखित रूप से नहीं था। तो यदि आपसे पूछ दे कि विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार की शुरुआत, तो ब्रिटेन। लेकिन पूछ दे कि नहीं, आप लिखित रूप से बताइए कि कहां पर लिखित रूप में संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है, तो वो आपसे पूछ दे कि लिखित रूप में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की शुरुआत, ये होगा लिखित रूप से। लिखित रूप से सर्वप्रथम शुरुआत, लिखित रूप से सर्वप्रथम शुरुआत, तो क्या बताइएगा, ये अमेरिका। यानी लिखित रूप से मौलिक अधिकार की शुरुआत कहां हुआ है, अमेरिका में। कब हुआ भाई, तो 1791 ईस्वी में। कब, 1791 ईस्वी में अमेरिका में सबसे पहले लिखित रूप से अपने संविधान में इसको जो जोड़ा था, स्टार्टिंग किया था। तो कोई पूछ दे कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की शुरुआत, तो ब्रिटेन। लिखित रूप से तो अमेरिका। जो अमेरिका जो लिखित रूप से जो शुरुआत किया था ना, जो हमारा देश है भारत, यही अमेरिका के देश से हमारा मौलिक अधिकार लिया गया है। तो यहां से 3 क्वेश्चन निकलता है। सबसे पहले मौलिक अधिकार की शुरुआत ब्रिटेन में, लिखित रूप से अमेरिका में। हमारा भारत कहां से लिया है भाई मौलिक अधिकार, तो यही अमेरिका से। तो भारत लिया है, भारत जोड़ा है, जब भारत द्वारा लिया गया, लिखिए भारत द्वारा ली गई। क्लियर है। यानी सबसे पहले हो गया तो शुरुआत ब्रिटेन, लिखित रूप से अमेरिका 1791, और यही अमेरिका के संविधान से भारत में जो मौलिक अधिकार जो है वो लिया गया है। क्लियर है यहां तक। एक बात और है, जो मौलिक अधिकार की शुरुआत किया है ना ब्रिटेन शुरुआत किया है ना, इसीलिए मौलिक अधिकार की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। मौलिक अधिकार की जननी है, मौलिक अधिकार की जननी। आपसे कोई पूछ दे कि मौलिक अधिकार की जननी, तो ब्रिटेन कहा जाएगा। क्यों भाई, तो सबसे पहले यही ने स्टार्ट किया था। भले ही लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो लेकिन स्टार्ट कौन किया था, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन स्टार्ट किया था, इसीलिए मौलिक अधिकार की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। क्लियर है आप सभी लोग यहां तक। आगे देखिए, लाइट चला गया। दोस्त थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था,
लाइट कट गया था, चलिए अब आ गया है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ तक तो सभी लोग आपको समझ गए कि ब्रिटेन को मौलिक अधिकार की जननी कहा जाता है, यानी मौलिक अधिकार की जननी ब्रिटेन। अब देखिए जो मौलिक अधिकार है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैंने क्या बोला कि मौलिक अधिकार को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपको जो एग्जाम में पूछता हूं उसको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैं ब्रिटेन की बात करता हूं तो ब्रिटेन में इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ब्रिटेन में क्या मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक। यदि मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है, तो अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में क्या बिल ऑफ राइट्स। और ये हम भारत में बात करें तो भारत में तो मौलिक अधिकार कहाँ ही जाता है, इसे एक और नाम फंडामेंटल राइट के भी नाम से जाना जाता है। क्या फंडामेंटल राइट के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ तक सभी लोग समझ में आए कि किस किस देश में किस नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक में। देखिए कुछ मौलिक ऐसा अधिकार है ना जो कि अलग अलग तरह से जो अनुच्छेद में बांटा गया है। इस नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की हम बात करें, जब नागरिक के लिए बात करें, नागरिक, यहां देखिए जब नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात करें, नागरिक को यानी नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिया गया वो अनुच्छेद किसमें दिया गया है, तो नागरिक रूप से माने पब्लिक को जो मुख्य रूप से जो अधिकार दिया गया है वो 14 से लेकर के 32, 14 से लेकर के 32 के बीच में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। अब आप बोलिएगा सर तो यहाँ क्यों पढ़ा है 12 से 35, यहाँ 14 से 32 से कह रहे हैं, और इधर के 2 कहाँ गया, उधर के 3 कहाँ गया, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना बता रहा हूं। मैंने क्या बोला कि सिर्फ नागरिकों को ये प्राप्त 14 से 32, ठीक। आगे जो 12 और 13 जो है ना, 12 हो गया और 13 ये अपवाद स्वरूप है। क्या अपवाद, इसको मैं हर एक एक अनुच्छेद को बताऊंगा। 12 13 अपवाद मतलब क्या कि 12 अनुच्छेद कहता है ना कि मौलिक अधिकार के परिभाषा के बारे में बताता है। 12 अनुच्छेद मौलिक अधिकार की परिभाषा, तो परिभाषा में क्या नागरिक जो मौलिक अधिकार है वही ना बताएगा उसके बारे में, तो क्या नागरिक किस अधिकार है। और 13 जो है बोलता है कि कोई भी कानून संसद वैसा नहीं बनाएगा जिसके पर माने मौलिक अधिकार को क्षति पहुंचे। जो मैं 12 13 जब अनुच्छेद बताऊंगा वहां क्लियर करूंगा, तो इतना जरूरी है कि 12 13। इसके बाद जो लास्ट बच गया 33 34 35, यानी 33 34 35 ये विशेष रूप से सेना के लिए बनाया गया है। यानी सेना के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है, तो 33 34 और 35 विशेष रूप से सेनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देखिए अब हम पूरा आर्टिकल आपको डिफाइन करेंगे ना तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्यों सेना के लिए बनाया गया है। तो यहां तक समझ में आया, अब हम आगे चलते हैं। यहां तक सभी लोग आपको क्लियर है। देखिए सबसे पहले अब एक और बात है कि इसका मांग किसने किया था, मांग किसने किया था, सबसे पहले मौलिक अधिकार का मांग किसने किया था। मांग की हम बात करें तो आप हम चार्ट के रूप से दर्शाते हैं, पहले 1 मिनट, फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा। 1 मिनट देखिए, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसके मांग किसने किया था ये हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार का हमारा भारत में कैसे आया, कैसे प्रवेश किया। तो वो तो अमेरिका से आया, लेकिन कैसे आया, इसके पहले क्या क्या घटना हुआ। तो देखिए सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग कब किया गया, तो दोस्त सबसे पहले जो आता है वो 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के तहत, स्वराज विधेयक के तहत बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले इसकी मांग किया था। देखिए इसका मांग तो अम्बेडकर, गांधी, बहुत सारे लोगों ने मांग किया है। क्या मैं बताया, इस बहुत सारे क्रांतिकारी ने इसका मांग किया था, लेकिन भरभली मतलब बोल करके, लेकिन लिखित रूप से एक दस्तावेज के तहत जो मांग करने वाले व्यक्ति हैं उनको मैं चार्ट में लिखा हूं। और एग्जाम में पूछता है ना यही पूछेगा, यानी भरभली मतलब मुंह से बोल दिया गया उसके थोड़े माने। जैसे बोला जाता है ना कि लिखतंग के आगे बकतंग काम नहीं करेगा, यानी जो लिखा हुआ बात है उसके
अकॉर्डिंग बोला हुआ को वैल्यू नहीं दिया जाएगा। तो लिखित रूप से एक दस्तावेज के तहत किसने मांग किया था? तो सबसे पहले नाम आता है किसका? तो बाल गंगाधर तिलक का 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के तहत मांग किए थे। वही लिखा हूं कि 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के तहत बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग किए थे। ठीक, इसके बाद आते हैं, इसके बाद 1921 ईस्वी में होम रूल आंदोलन चला था। तो एक यहां से भी क्वेश्चन आया तो होम रूल आंदोलन कब था? 1921 ईस्वी में। तो होम रूल आंदोलन के तहत एनी बेसेंट ने इसका मांग किया था। और साथ में एक 1925 जो ईस्वी आता है जिसमें कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पारित किया गया था। 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के तहत, यानी पूछेगा कि होम रूल आंदोलन और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया दोनों के तहत एनी बेसेंट ने ही इसकी मांग की थी। क्लियर यहां तक? लेकिन जो हमारे जो मांग तो होगा दस्तावेज की तरफ से, लेकिन जो हमारे संविधान में प्रभाव कौन डाला लाने के लिए, और कहां से चर्चा में बना और कहां से फिर लाया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं वो आता है सन 1928। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत IMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के तहत, ध्यान रखिएगा इस बात को, 1928 में नेहरू रिपोर्ट के तहत मोतीलाल नेहरू ने इसका मांग किया था। कौन सा? तो नेहरू रिपोर्ट के तहत इसके जो सौंपा गया या मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 ईस्वी में, और उसी के तहत जो मौलिक अधिकार का विशेष वर्णन इसी में किया गया है। नेहरू रिपोर्ट जो दिया गया था इसी में मौलिक अधिकार का लेने का विशेष वर्णन किया गया था लाने के लिए। तो क्या? तो 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के तहत मोतीलाल नेहरू ने इसको रखे थे और बहुत विशेष रूप से वर्णन किए थे, और यहीं से मौलिक अधिकार आने का धीरे धीरे शुरुआत होती है। ठीक, तो किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार का विशेष वर्णन किया, और इसमें वर्णन किया इसका जो मौलिक अधिकार का समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी जो वर्णन किया उसका समिति के अध्यक्ष, समिति अध्यक्ष दोस्त, समिति के अध्यक्ष की बात करें कौन थे? तो सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, पटेल, और यानी सरदार पटेल से इसका मौलिक अधिकार के समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया है। जो नेहरू रिपोर्ट बन रहा था ना, वर्णन किया गया, उस समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। लेकिन एक जानते हैं इसके बाद एक उप समिति के अध्यक्ष, यानी समिति थे लेकिन उप समिति के अध्यक्ष को पूछे तो वो थे JB कृपलानी। समिति उप समिति के अध्यक्ष, उप समिति पूछे तो JB कृपलानी, JB कृपलानी। क्लियर है? एक बात और थे, जब ये बन रहा था उसमें एक महिला सदस्य भी थी। उसमें महिला सदस्य थी, कौन थी? अमृता कौर। यदि पूछते कि महिला सदस्य कौन थी, इसमें महिला सदस्य अमृता कौर, अमृता कौर, यानी इसकी महिला अध्यक्ष कौन थी? अमृता कौर थी। ठीक, एक बात और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो अमृता कौर थी ना, ये भारत की पहली महिला मंत्री थी। भारत की पहली महिला मंत्री थी अमृता कौर। किसमें भाई? तो WHO में। WHO का हम बात करें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो प्रथम जो महिला जो मंत्री थी यही अमृता कौर ही थी। तो आपको एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किसने पहले मांग किया, सबसे पहले कौन किया, कहां से फिर प्रभावित हुआ, इसका अध्यक्ष कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे समझा रहा हूं। चलिए दोस्त, यहां तक तो सभी लोग को समझ में आया बिल्कुल। अब देखिए कुछ हम लोग विशेष बात को समझते हैं। इस चार्ट को समझने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो कि समझना अति ही एकदम आवश्यकता है। क्या है तो समझिए ध्यान से। यदि हम बात करें कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में कितनी प्रकार का मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था, तो हम बात करें मूल संविधान में,
मूल संविधान में 7 प्रकार का वर्णन, 7 प्रकार का अधिकार था। 7 प्रकार का मूल संविधान में कितना? मूल संविधान में हमारा 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था। कोई पूछ दे कि मूल संविधान में कितनी प्रकार का मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो मूल संविधान में 7 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। लेकिन आपसे यही कोई पूछ दे कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 6 बताइएगा। वर्तमान में कितना? 6 है अधिकारी का मौलिक अधिकार है। मौलिक यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई पूछ दे कि मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो 7 प्रकार के। तो भाई 7 प्रकार का अब ये बता दो कि तो 7 प्रकार का वर्णन है, अभी कितना है, तो अभी मात्र 6 प्रकार का हमारा मौलिक अधिकार है। तो भाई 7 का वर्णन है तो 6 क्यों बता रहे हैं भाई? ये कहा गया, तो दोस्त ये कहा गया वो मैं बताता हूं। एक है लास्ट में अनुच्छेद 31 बोलता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसे समाप्त कर दिया गया है। यानी हमारे संविधान में 7 प्रकार का जो मौलिक अधिकार था उसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया। भाई ठीक है, समाप्त क्यों कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को, तो मैं बता रहा हूं। ये जो संपत्ति का अधिकार था ना, इस सरकार का जो विकास करने में बहुत ही बाधा पहुंचाता था ये संपत्ति का अधिकार। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं कैसे। मान के चलिए कि आपका संपत्ति का अधिकार तो मिल गया है, क्लियर, सही बात है, मिल गया है। तो आप मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट चीज यदि पास हो रही है, एग्जाम्पल पे मान चलिए क्या रेलवे, ये पूरा आपका जमीन है, ठीक, राइट, यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे लाइन पास हो रहा है, रेलवे लाइन, ठीक, और रेलवे लाइन में आपकी जमीन जा रहा है। यानी रेलवे जब लाइन पास हुआ कहीं से तो जमीन चाहिए, और जमीन पर आपका अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। बोले मेरे यहाँ से रेलवे लाइन पास नहीं होगी, मेरा इतना ही जमीन है, मैं क्या करूंगा, मैं इधर से रेलवे लाइन नहीं जाने दूंगा, ये मेरा संपत्ति का अधिकार है, अपने दिएगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। तो भाई उसको तो हकीकत है, संपत्ति का अधिकार है ही, बहुत पंगा होता था। अब यहाँ तक अब बताइए, तो रेलवे क्रॉसिंग निकालना है लाइन और कोई जमीन नहीं देगा तो कैसे निकलेगा? तो वो बोलेगा एक काम करो, मैं नहीं दूंगा, तू ट्रेन को घुमा लो, दूसरे तरफ से ले जाओ। ट्रेन को मान को घुमा लिया, घुमाने की कुछ देर के बाद कोई और आ गया, भाई मेरे यहाँ से नहीं जाएगा, और रेलवे तो सीधे जाती है। तो बहुत लफड़ा होता था विकास करने में, खास करके सड़क और रेलवे। सड़क भी निकालना है ना, रोड निकालना है, तो रोड में भी ऐसी नौटंकी होता था, मेरे से तो रोड नहीं जाएगी। अब सरकार कैसे विकास करेगा भाई, खुद बताइए। सभी लोग को जाने के लिए ट्रेन चाहिए, जाने के लिए गाड़ी चाहिए, बस ट्रक, कैसे विकास होगा? तो सरकार बहुत पागल हो गई देख करके कि सलाई तो विकास ही नहीं होगा। तो एक बात हुआ, क्या हुआ कि सबसे बढ़िया निर्णय लिया गया कि मौलिक अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार, सबसे बढ़िया इसको खत्म कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक 44वां संविधान संशोधन हुआ, संपत्ति के अधिकार के लिए 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, और 1978 में इसको क्या था, संशोधन करके जो अनुच्छेद 31 था, जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था, 31 था। तो देखिए 31 अनुच्छेद में रहेगा तो आपको देना पड़ेगा, यानी कि मौलिक अधिकार का है कि जो अधिकार है उसको देना है आपको। तो अब बताइए, संपत्ति का अधिकार जब 12 से 35 के बीच में है ना 31 जी, तो इसके बीच में है तो आपको देना है कंफर्म, 31 है तो 12 से 35 बीच में 31 आपको देना है। तो दिमाग लगाया संसद वाला, बोला कि एक काम करते हैं, संपत्ति का अधिकार समाप्त तो ऐसे होगा नहीं, संपत्ति जो अधिकार है ना वहां से हटा लेते हैं और हटा कर फेंक देते हैं दूर, दूसरा अनुच्छेद में डाल देते हैं, पूरा मतलब जो पांगा था पंगे ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, 78 में इसको संशोधन करके 300 के कम में डाल दिया, 300 के कम में, यानी संपत्ति का जो अधिकार था वो संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संशोधन करके
300 के कम में इसको भेज डाल दिया गया और इसे मानते हैं क्या बोला गया, कानूनी अधिकार कर दिया। और इसको कानूनी अधिकार बना दिया। अधिकार तो समझ में आया क्यों हटाया गया? क्योंकि सरकार को विकास करने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए संपत्ति को अधिकार को हटा दिया और 31 से हटा करके कहाँ फेंका है, 300 के कम में। कौन थे वो? भाई जो महान विद्वान जो करने वाले तो मोरारजी देसाई थे। बोले अरे ये तो लफड़ा हो जाएगा, करने नहीं दे रहा। बहुत अच्छा काम किए थे, बताइए नहीं होता था, इतना विकास होता नहीं होता ना। तो इसलिए मोरारजी देसाई ने बहुत ही चर्चा किया, इस पे चर्चा कर करके एक भी खींचा 31 से अब फेंक दिया 300 में। देखिए 31 से उठा के कहाँ फेंका, 35 के आसपास भी नहीं है। यानी 12 से 35 के बीच में रहेगा तबे ना मौलिक अधिकार है। 300 को में फेंक दिया संशोधन करके, तो इसको समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि भारतीय विकास में कमी हो रहा था। क्लियर हो गया? तब तो कोई पूछ दे कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या बताइए तो 7, वर्तमान में बताइए भाई तो वर्तमान में 6, तो ये कहा गया तो संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और इसको कहां भेजा गया? 300 के कम में, और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर है दोस्तों सभी लोग को? अब देखिए यहां तक तो मामला क्लियर है। अब यानी बेसिक जो जानकारी था मैं आपको बता दिया। अब हम लोग चलेंगे टॉपिक बाई टॉपिक, हर एक अनुच्छेद के करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले जानेंगे मौलिक अधिकार कितने प्रकार का होता है। जो मौलिक अधिकार है टोटल कितने प्रकार का होता है? तो दोस्त मैं बता दिया क्लियर कि मूल संविधान में 7 प्रकार के था। कितना? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 7वां प्रकार जो संपत्ति का अधिकार था इसे खत्म कर दिया गया। तो अभी टोटल कितना बचा? 6। यानी हमारे संविधान में अभी कितना? 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो 7वां संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया, तो अब 6 प्रकार का मौलिक अधिकार बचा। फिर लाइट कट गया। आज लाइट का पता ना क्यों प्रॉब्लम चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, क्लियर है। यानी अभी कितना हमारे पास? 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। कौन कौन भाई? पहले समानता का अधिकार। समानता अधिकार कितना से कितना है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद में। क्लियर है? चलिए देखते हैं। 3 नंबर पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितना? 23 और 24 अनुच्छेद में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा के जो अधिकार है कहा गया? ये 29 से 30। और लास्ट जो बचा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो कितना है? अनुच्छेद 32 में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। कौन सा? ये कौन सा अधिकार कितना के बीच में है? आप लोग पूछ लेगा, चले बताइए शुरू से। समानता का अधिकार तो 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 और 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से लेकर 28 के बीच में, और संस्कृति और शिक्षा के अनुसार तो 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो 19 अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यानी इस 6 प्रकार का अधिकार है। और 6 प्रकार का अधिकार जो है 12 से लेकर 35 का अनुच्छेद जो दिया गया है, तो सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर पढ़ेंगे, ताकि आपका चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, और चाहे कोई भी पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, कहां से पूछेगा? बाहरी नहीं ना पूछेगा भाई, जो टॉपिक है ना पूछेगा, पूरा टॉपिक हम बता देंगे। कहां से पूछेगा? तो डीपली पढ़ेंगे हर एक अनुच्छेद को। तो हमको लगता है कि आज हम पूरा अनुच्छेद बताएंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आपका बेसिक जानकारी हो गया। कल हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करके बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। दोस्तों जो ये बेसिक अर्थात के ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नॉर्मल जो एग्जाम होता है, चाहे रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी या कोई पुलिस, डिफेंस, कोई भी एग्जाम होता है, इसे 50% क्वेश्चन बेसिक जानकारी से ही आता है। अब संशोधन जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल से वो बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं। इधर मतलब ऐसा बात नहीं कि बड़ा एग्जाम में आता है, छोटा में भी आता है, एसएससी में भी पूछा जाता है। लेकिन जो बेसिक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और इसको आप वीडियो को देख लीजिएगा। यदि दोस्त इस क्लास में किसी को इस टॉपिक से कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। बेसिक आपको उसमें कमेंट में रिप्लाई दिया जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।
तब तक मिलते हैं हम लोग कल पूरा अगले क्लास में, और हर टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी भाषा में। तो दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।